क्लास 10 के बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 नियंत्रण एवं समन्वय में परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके पहले हम लोग पढ़े थे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मस्तिष्क और सुषुम्ना दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत मस्तिष्क की संरचना देखें, मेरुरज्जु की संरचना देखें, उसका कार्य देखें। अब देखते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी मस्तिष्क और सुषुम्ना होते हैं, लेकिन इसमें मस्तिष्क और सुषुम्ना से निकलने वाली जितनी तंत्रिकाएं होती हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और सुषुम्ना से निकलने वाली जितनी तंत्रिकाएं होती हैं, वो सारी तंत्रिकाएं सम्मिलित रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती हैं। मस्तिष्क और सुषुम्ना से निकलने वाली जितनी तंत्रिकाएं होंगी, वो सारी तंत्रिकाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं कि परिधीय तंत्रिका तंत्र दो तरह का होता है, कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाएं होती हैं तो हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं, और मेरु तंत्रिकाएं को कहते हैं स्पाइनल नर्व। पहले देखेंगे कपाली तंत्रिकाएं। कपाली तंत्रिकाएं टोटल मनुष्य के ब्रेन में या मनुष्य मस्तिष्क में 12 जोड़ी पाई जाती है। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं मानव मस्तिष्क से, और ये जो होती है मुख्यतः 3 तरह की होती है, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। इसमें जो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, सिर, गर्दन और ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाली जितनी सूचनाएं होती हैं और जो संवेग होते हैं, उन सारे संवेग और आवेगों को ये मेरु तंत्रिकाओं कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। यानी सिर, गर्दन, ज्ञानेंद्रियों से इन सबसे जुड़ी होती है हमारी कपाल तंत्रिकाएं। तो इनसे मिलने वाले जितने आवेग और सूचनाएं होंगी, ये कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है या हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, और मस्तिष्क से मिलने वाले जितने भी आवेग और सूचनाएं होती हैं, उन सारी आवेग और सूचनाओं को कपाल तंत्रिकाएं फिर वापस अफवाही अंगों तक भी लाने का काम करती हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपका मेरु तंत्रिकाएं हैं या स्पाइनल नर्व है, ये भी आपकी 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि ये मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं, ये मिश्रित होती हैं, और उसके साथ साथ इनमें संवेदी पृष्ठ और अधर पृष्ठ दोनों पाए जाते हैं। तो संवेदी पृष्ठ जो होता है आपके मेरु तंत्रिकाओं का, तो संवेदी पृष्ठ पे आपके पृष्ठ मूल पे संवेदी तंतु होते हैं, मेरुरज्जु के संवेदी तंतु होते हैं पृष्ठ मूल पे, और अधर मूल पे होते हैं चालक तंतु। संवेदी मूल पे क्या होंगे? पृष्ठ मूल पे संवेदी तंतु और अधर मूल पे होते हैं चालक तंतु। तो पृष्ठ मूल पे जो संवेदी तंतु होते हैं, उनका काम होता है कि जो आवेग होता है, ठीक ना, आवेग को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो आवेग होता है, उस आवेग को जो संवेदी तंतु होते हैं, वह ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि अधर मूल पे पाया जाने वाला जो चालक तंतु होता है, वह क्या करता है? मेरुरज्जु से आवेग को ग्राही अंगों तक या अफवाही अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैसे कि जो आपके मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, उसमें आपका संवेदी तंतु होगा और चालक तंतु। चालक तंतु हो जाएगा अधर पृष्ठ पे, और संवेदी तंतु हो जाएगा पृष्ठ मूल पे। तो संवेदी तंतु क्या करते हैं कि जो सूचनाएं या जो आवेग होते हैं, उनको ग्राही अंगों से पहुंचाते हैं मेरुरज्जु तक, जबकि चालक तंतु जो होते हैं, वो आवेगों को मेरुरज्जु से ग्राही अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स,
अब हम लोग पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्टूडेंट्स, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होता है यह अंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं, ये जो हमारे अंदर की क्रियाएं होती हैं, जिसमें ज़्यादातर क्रियाएं अनैच्छिक ही होती हैं, तो हमारे आंतरिक अंगों की जो क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करने का काम करता है और उसके बाद से फिर अनैच्छिक क्रियाओं का उचित रूप से संचालन होता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी आंतरिक अंग होते हैं उसमें पाचन, श्वसन, परिसंचरण, बहुत सारे वर्ग ऐसे होते हैं, फिल्ट्रेशन, तो ये सारा काम जो होता है वो अनैच्छिक रूप से होता है और ये सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और इनका संचालन भी करता है, इनका नियंत्रण भी करता है। उसके बाद से है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन तो करता है, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण जो होता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है, हम लोग जानते हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना। अब देखेंगे कि हमारा जो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है इसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। तो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र में इसमें केवल और केवल चालक तंत्रिकाएं ही उपस्थित होती हैं, यानी इसमें मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है इसमें केवल मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और ये अनुकंपी और परानुकंपी जो तंत्र होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं। अगर अनुकंपी उद्दीपन किसी अंगों का उद्दीपन उत्पन्न करता है तो परानुकंपी उसका विरोध करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसमें चालक तंत्रिकाएं या मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो अनुकंपी परानुकंपी दोनों उपस्थित होते हैं। जिन अंगों के पास अनुकंपी तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं वहां पे परानुकंपी तंत्र का भी गुच्छा उपस्थित होता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं या दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो हम लोग पढ़े केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय में हम लोगों ने मस्तिष्क और सुषुम्ना पढ़ा, परिधीय में हम लोग पढ़े कि मस्तिष्क और सुषुम्ना से निकलने वाले जितने भी नर्व्स होते हैं या जितने भी तंत्रिकाएं होती हैं, चाहे वो कपाली तंत्रिकाएं हो चाहे मेरु तंत्रिकाएं हो, वो सारी आपकी परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित रूप से आती हैं। जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जितने भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं इनका नियंत्रण हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और ये जो है ये संचालन करते हैं, नियंत्रण करते हैं किसका, हमारे अंतर अंगों की जो क्रियाएं होती हैं उनका। इसमें दो पाए जाते हैं, दो भाग, अनुकंपी और परानुकंपी। अब देखते हैं कि जो तंत्र के समन्वय होता है वह मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय समन्वय मुख्य रूप से हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा जितना भी तंत्र के समन्वय होगा वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। जबकि जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उस पर नियंत्रण होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु का। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं तो भी देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर में जंतुओं में मुख्यतः दो तरह की होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं वह होती हैं जो मानव की इच्छा के अनुसार या उनकी इच्छाओं पर आधारित होती है। इसका जो नियंत्रण होता है वह मस्तिष्क के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा सकता है या मस्तिष्क का ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है।
यानी जीवन पर्यंत जब से जीव का निर्माण होता है तब से लेकर के जीव जब तक डेथ ना करे या जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक हमारा जो हृदय होता है या हार्ट होता है वो परमानेंट काम करता है बिना थके हुए। यानी उसकी किसी क्रिया पर हमारे मस्तिष्क का या हमारी अच्छी क्रियाओं का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये क्रियाएं स्वायत्त क्रियाओं के अंतर्गत होती हैं। इन पे नियंत्रण होता है हमारे ब्रेन में जो पार्ट्स पाया जाता है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस का बॉडी का टेम्परेचर हो गया, यानी शरीर का ताप का नियंत्रण हो गया, श्वसन हमारे सांस लेने की जो क्रिया हो गई या सांस लेने की दर हो गई, इन चीजों पर भी स्वायत्त क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब देखते हैं और जो श्वसन हृदय स्पंदन ताप नियंत्रण हो गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, ये सारी क्रियाएं हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं यानी ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाओं में दो क्रिया होती हैं स्वायत्त और प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाएं जो होती हैं ये सुषुम्ना में होती हैं या सुषुम्ना के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये क्रियाएं मस्तिष्क में नहीं भेजी जाती। जब ये क्रियाएं होती हैं तो हमारे अपवाही अंगों के द्वारा डायरेक्ट सीधा तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सुषुम्ना में आती है या फिर सुषुम्ना से डायरेक्ट तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ब्रेन में न जा करके अपवाही अंगों में जाती है। यानी किसी भी सूचना प्रतिवर्ती क्रियाएं अचानक होती है और बहुत कम समय में होती है। यानी ये क्रियाएं सुषुम्ना यानी सूचनाओं को भेजता है तो ये ब्रेन में या मस्तिष्क में न भेज के डायरेक्ट हमारे अपवाही अंगों तक भेजता है। इन क्रियाओं को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनका सर्वप्रथम हॉल ने 1833 में पता लगाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्यविधि। प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यविधि क्या होती है इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। बस हम लोग को ये देखना था कि हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं मुख्यतः घटती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। और अनैच्छिक क्रियाओं में ही होता है हमारा प्रतिवर्ती क्रियाएं जो सुषुम्ना के द्वारा कंट्रोल होता है, ना कि हमारे मस्तिष्क द्वारा। इन प्रतिवर्ती क्रियाओं पर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यविधि। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो अनैच्छिक क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसमें प्रतिवर्ती चाप बनता है। और ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का चाप का फिगर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कुछ क्रियाएं हमारे मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड के रूप में होती हैं, जबकि इसको हम लोग जानते हैं कि सुषुम्ना और मेरुरज्जु के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, न कि इस पे मस्तिष्क या ब्रेन का कोई कंट्रोल नियंत्रण होता है। तो ये बीच में से द्रव्य पाया जाता है और ये होता है दूसरा द्रव्य जिसमें हमारी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर का होता है पृष्ठभूल, नीचे होता है अधरभूल और ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हो गई। इधर त्वचा है, जो प्रेरक तंत्रिकाएं निकलती हैं या संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं वो हमारे त्वचा की जो पेशियां होती हैं उनसे जाके जुड़ती हैं। ये पेशियां हो गई और ये प्रेरक तंत्रिका हो गई। यहाँ पे फिर है त्वचा और ये पेशियां, पेशी तंतु और ये संवेदी तंत्रिका जो हमारी त्वचा के से जाके जुड़ता है और प्रेरक तंत्रिका जो होता है वो सीधे हमारी पेशियों में आती है। अब देखते हैं कि जो संवेदना आवेग की लहर के रूप में हमारे पृष्ठमूल गुच्छक, जो हमारा पृष्ठमूल गुच्छक होता है तो आवेग की लहर के रूप में पृष्ठमूल गुच्छक तक जाती हैं। और ये पृष्ठमूल गुच्छक जो होता है इसमें दो दूसरा द्रव्य उपस्थित होता है। इस दूसरे द्रव्य में न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन तक पहुंचाता है। और सुषुम्ना में उपस्थित जो दूसरा द्रव्य होता है उसमें उपस्थित जो न्यूरॉन पाए जाते हैं उसमें पृष्ठमूल गुच्छक क्या करता है, सूचनाओं को आवेग के रूप में पहुंचाता है। और सुषुम्ना से में पाए जाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं तो ये आवेग जो होता है न्यूरॉन तक पहुंचता है और न्यूरॉन तक पहुंचने के बाद से जो न्यूरॉन की सिनेप्टिक घुंडियां होती हैं वहां पे आता है। सिनेप्टिक घुंडियों में पहुंचने के बाद से जो सिनेप्टिक घुंडियों से अन्य न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जुड़े होते हैं तो अन्य न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वे क्या करते हैं, आवेग को यानी आवेग जो होता है सिनेप्टिक घुंडियों से काम करता
डेंड्रॉइड से चालक तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये चालक तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से जो आपका आवेग होता है वो प्रभावी अंगों तक जाता है और प्रभावी अंगों में आने के बाद से जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं वो गतिशील हो जाती हैं और गतिशील होने के बाद फिर जो क्रियाएं होती हैं उसके बाद से वह क्रियाएं अपवाहक अंगों तक पहुंचती हैं। यानी संवेदना से लेकर के अपवाहक अंगों तक आवेग से बना जो चाप होता है उसी चाप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। एक बार फिर देखेंगे कि संवेदना जो उत्पन्न होता है वो आवेग की लहर के रूप में पृष्ठमूल तक पहुंचेगा। यहाँ से फिगर के बारे में समझेंगे। और पृष्ठमूल जो आपका आवेग होता है वो तंत्रिका कोशिका दूसरे प्रकार से जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उसमें पहुंचता है। सपोज दैट मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका यहाँ है, दूसरी तंत्रिका कोशिका यहाँ है और एक तंत्रिका कोशिका की सिनेप्टिक घुंडी, हम लोग जानते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका की सिनेप्टिक घुंडी दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड से जुड़ी होती है। तो सिनेप्टिक घुंडियों तक पृष्ठमूल से तंत्रिका कोशिका की जो दूसरे पदार्थ में भरा तंत्रिका कोशिका होता है उसकी सिनेप्टिक घुंडियों तक जो सूचनाएं पहुंचती हैं तो सिनेप्टिक घुंडियों से दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड तक जाती है और दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉइड से जाने के बाद से इस दूसरे पदार्थ के माध्यम से होते हुए जो सूचनाएं होती हैं वो हमारी मांसपेशियों तक पहुंचती हैं और मांसपेशियों में गतिशीलता आती है, सक्रियता आती है, जिसके माध्यम से हमारे अंग या अंग अपवाहक अंग जहाँ तक इनको पहुंचना होता है वो काम करते हैं। और संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं वो हमारे त्वचा से जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं त्वचा से इसमें जुड़ी होती हैं क्योंकि हमारा त्वचा भी क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों में शामिल होता है या एक सेंस ऑर्गन है। इसको हम लोग देखेंगे। ये आपके प्रतिवर्ती चाप का कार्यविधि रहा। अब हम लोग देखेंगे कि चाप जो होते हैं प्रतिवर्ती चाप इनके टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरह के ये बनते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो प्रतिवर्ती चाप बनता है वो काम कैसे करता है, उसकी कार्यविधि कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिवर्ती चाप होता है उसका फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे या फिर इसकी कार्यविधि करने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो पहला होता है कि ग्राही अंग। सबसे पहले ग्राही अंग जो होते हैं या जहाँ से हम लोग संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं उस अंग को हम लोग ग्राही अंग कहते हैं। जैसे हमारा ज्ञानेंद्रियां हो गई या फिर सेंस ऑर्गन्स हो गए, तो ग्राही अंग जो होते हैं वो उद्दीपन ग्रहण करते हैं। ग्राही अंग उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और उद्दीपन ग्रहण करने के बाद से जो संवेदी न्यूरॉन होते हैं वो पृष्ठगुच्छक से संवेदी न्यूरॉन क्या करते हैं, उद्दीपन को ग्रहण करके पृष्ठगुच्छक से आवेग को रीढ़ रज्जु में ट्रांसफर करते हैं। एक पृष्ठगुच्छक से आवेग को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रीढ़ रज्जु में या फिर सुषुम्ना में। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार क्लियर देखना है। तीसरा है कि संयोजक न्यूरॉन। उसके बाद आता है संयोजक न्यूरॉन। संयोजक न्यूरॉन क्या करता है, संवेदी न्यूरॉन्स को, जो ये संवेदी न्यूरॉन से उत्पन्न आवेग होता है तो संवेदी न्यूरॉन के जो आवेग होते हैं उनको प्रेरक न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है और प्रेरक न्यूरॉन क्या करता है, जितने भी आवेग होते हैं उनको अपवाही अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। और अपवाही अंग जो होते हैं वो उनमें पेशियां जो ग्रंथियां होती हैं उनमें आवेगों को प्रतिक्रिया स्वरूप ग्रहण करने की क्षमता होती है। जितने आवेग होते हैं उन आवेगों को प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करते हैं, पेशियां और ग्रंथियां ग्रहण करती हैं। अब देखेंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रियाएं मुख्यतः दो तरह की होती हैं, अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं में ऐसी क्रियाएं आती हैं जो मनुष्यों में जन्मजात पाई जाती हैं या जीवों में जन्मजात पाई जाती हैं। इसमें उनको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो वंशागत होते हैं, वो लक्षण उनके अंदर जन्म से होते हैं, जैसे खांसना, छींकना, सांस लेना या फिर जो पक्षी वगैरह है उनके द्वारा घोंसला बनाना, देशांतरण करना या पक्षियों के द्वारा प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, ये सारी क्रियाएं होती हैं वो अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये क्रियाएं जीवों में जन्मजात होती हैं। जबकि प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं
सीखने के चांसेस मिले तो उनको क्या होता है, संगीत कला आ जाती है, या फिर उनको अदर भी क्रियाएं जैसे पढ़ने लिखने का काम हो गया। बच्चों को छोटे पर नहीं आता, लेकिन आगे चल के उनको हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं, तो वो आगे चल के एक एक स्टेप अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो इस तरह से वो चीज़ें जो होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रिया में होती है, जो अनुभव और अधिगम के माध्यम से सीखी जाती है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंतुओं में हार्मोन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंतुओं में हार्मोन्स।